ये इकिगाई एसेट मैनेजर के फाउंडर और सीईओ पंकज टिब्रेवाल मौजूद हैं। उनसे समझते हैं कि उनका फोकस कहाँ है पर है। पंकज भाई, गुड मॉर्निंग। क्या लग रहा है मार्केट देखकर? इस समय थोड़ा सा लोग नर्वस हो रहे हैं कि कहीं वो मार्च वाली गिरावट का वापस रिस्क तो नहीं है, क्योंकि कच्चा तेल फिर उसी तरीके से ऊपर आ रहा है, फिर वही सब प्रेशर। लेकिन इस बार एक अच्छी चीज़ रही कि एटलीस्ट थोड़ी एफआईएस की बाइंग रही है ऑन मार्जिन। बट ओवरऑल आपका व्यू क्या है इस समय मार्केट को देखकर? अनुज जी, हमें लगता है कि मार्च के जो लोस थे वो शायद ही वापस रिटेस्ट होंगे। एंड इनके दो तीन कारण हैं। पहला, अगर मैं देखता हूं तो इस तिमाही में जब हम एंटर किए थे तो सबको ये लगा था ये तिमाही रिजल्ट्स के विषय में सबसे खराब होगा, बिकॉज काफी चैलेंजेस थे अप्रैल में और अर्ली पार्ट ऑफ जून में। लेकिन अगर मैं आंकड़ों को देखता हूं तो करीबन 400 कंपनियों ने आउट ऑफ टॉप 500 ने रिपोर्ट कर दिया था परसों तक। एंड जो रिजल्ट्स आए हैं काफी स्ट्रांग आए हैं। 12 तिमाही के बाद करीबन 20-22% का टॉप लाइन ग्रोथ है, जो कॉर्पोरेट इंडिया ने इतने टाइम से नहीं देखा था, बिकॉज इन्फ्लेशन नहीं और प्राइस और वॉल्यूम दोनों का इस बार समीकरण देखा हमने। सेकंड, अगर आप देखो तो प्रॉफिट ग्रोथ, अगर मैं तीनों ओएमसीज को निकाल दूं तो करीबन 22-23% का प्रॉफिट ग्रोथ भी है। इसमें लार्ज कैप करीबन 18-19% है, मिड कैप 24% है और स्मॉल कैप 30%। तो द मोस्ट चैलेंजिंग तिमाही में आपने देखा कि कॉर्पोरेट इंडिया ने बहुत बेहतरीन प्रदर्शन किया है और ग्रोथ कहीं ना कहीं पिकअप हो रहा है। और दूसरी तिमाही का भी हमारा ये यू नो प्रोबेबिलिटी है कि अ, नतीजे काफी स्ट्रांग होंगे, बिकॉज लास्ट ईयर का बेस हमारे फेवर में। और फिर तीसरी तिमाही से फेस्टिव सीजन चालू होगी। तो ओवरऑल अर्निंग्स जो सबसे एक स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल फैक्टर रहता है वो काफी स्ट्रॉन्ग लग रहा है अक्रॉस सेक्टर्स। और इस बार का अगर आप एक वर्ड में अगर आप सम अप करना चाहो इस तिमाही के रिजल्ट्स को, रेजिलियंस। पहली बार हुआ है कि 60% ऑफ द कंपनी जिन्होंने रिपोर्ट किया है उन्होंने 15% प्लस की अर्निंग्स मुनाफे में बढ़ोतरी दी है। नॉर्मली ये रेंज 45 से 55% होता है। इस बार करीबन हम 60% की तरफ इंच अप कर रहे हैं। वो बहुत ही अच्छा चीज है कि ब्रेथ ऑफ द मार्केट काफी स्ट्रांग रहा है। हम्म। सेकंड, अगर हम देखें तो एआई ट्रेड जो था, हमने देखा जुलाई में अनवाइंड हुआ काफी बड़ा। और इसके कारण जो एफआईज ब्लाइंडली चेस कर रहे थे एआई ट्रेड को, उनको भी एक रियलाइजेशन रिस्क हुई। और एक चीज आप देखो, 6 जून में हमने एफसीएनआर का अनाउंसमेंट किया था, गवर्नमेंट और आरबीआई ने मिलके। और इसका काफी बड़ा सक्सेस रहा है इस बार रुपी को स्टेबलाइज करने में। अभी तक $40 बिलियन का इनफ्लो आ गया है। और नॉर्मली अगर मैं 2013 से कंपेयर करता हूं तो ये फ्रंट एंडेड काफी स्ट्रांग रहा है, जिसने दो चीज की है। एक, आपके रुपी को स्टेबलाइज किया है और दूसरा, एफआईज वापस रिटर्न होने लगे हैं। दो कारणों के कारण, एक एआई ट्रेड अनवाइंड और एक रुपी स्टेबलाइजेशन। तो हमें लग रहा है कि अगर रुपी ₹2 ₹3 के रेंज में रहा, जो पॉसिबिलिटी है, और आने वाले समय में ये जो स्कीम है एफसीएनआर की, हमें लगता है टोटल $80 बिलियन ईसीबी और दो अदर स्कीम्स मिला के आ सकता है। तो ये कि स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी और करेंसी को सपोर्ट कर देगा, जिसके कारण एफआईज का रुझाव भी इंडिया की तरफ पॉजिटिव हो रहा है। मैं अपने इंटरेक्शन से आपको जस्ट अपडेट कर सकता हूँ कि लास्ट 2-3 वीक में काफी सारे बड़े एफआई से हमारी बातचीत हुई है। एंड उनका रुझाव जो एकदम नेगेटिव की तरफ था, हमें एक सेंस आया कि वो न्यूट्रल की तरफ मूव हो रहे हैं। और इंडिया का लास्ट 2-3 महीने में जो प्रदर्शन रहा है ब्रॉडर मार्केट का स्पेशली, उसको देख के वो चाहते हैं कि वो अंडर वेट से एटलीस्ट इक्वल वेट की तरफ बढ़े। और जुलाई में हमने देखा एफआई सेलर बने। तीसरा जो सेंटिमेंट है, वो ग्राउंड लेवल इतना खराब नहीं है अनुज जी, क्योंकि अक्रॉस द बोर्ड लोगों को फील हो रहा है कि ग्राउंड रियलिटी खराब नहीं है। चाहे वो टैक्स कलेक्शन में देख लीजिए, ऑटो सेल्स में देख लीजिए, जीएसटी में देख लीजिए, पावर डिमांड में देख लीजिए, ओवरऑल माहौल काफी ठीक है। और हमें लग रहा है ये स्टॉक मार्केट में भी सेंटिमेंट में रिफ्लेक्ट करने लगा है। लास्ट 2-3 अगर आप 1.5-2 हफ्ते से देखो तो मार्केट कंसोलिडेट जरूर कर रहा है। बट जहां भी अर्निंग्स आ रही है, मुनाफे में बढ़ोतरी है, सरप्राइज है, मार्केट उसे रिवॉर्ड भी हम्म। अच्छा कर रहा है। मुझे लगता है बॉटम अप पिकअप हम्म। मार्केट है, जो हम लास्ट 3-4 महीने से बात कर रहे हैं। बट यहाँ हम कंस्ट्रक्टिव रहेंगे, बट एक चीज की कॉम्प्लेसेंट नहीं रहेंगे। हम्म। पंकज, एक चीज़ और है। आपने जो बात कही एफआईएस की प्लेसमेंट, उनका व्यू, प्लस ये क्वार्टर की अर्निंग्स आपको अच्छी लगी, बट
क्रूड आपके फेवर में नहीं है। आई मीन 70 का क्रूड 125 भी गया और फिर 90 की ट्रेजेक्टरी में है, और इस वॉर का अब तक कोई अंतिम छोर दिखाई दे नहीं रहा है। तो सबसे बड़ा रिस्क यही रहेगी क्या? और ऐसे में अगले क्वार्टर की अर्निंग्स, उसको लेकर आपका सेंस क्या कह रहा है? क्योंकि बाजार तो आगे दिख रहा है ना। तो अगर आप देखें कि अ, कच्चे तेल में एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि लोग ये सोचते हैं कि जो 1 डेकेड, डेढ़ डेकेड पहले था, 10-15 साल पहले, कि $60-65 आपका स्वीट स्पॉट था, जैसे ही वो 80-90 होता है, हमें बहुत बड़ा प्रॉब्लम आने वाला है। येस, ये प्रॉब्लम है क्योंकि हम ऊर्जा को इम्पोर्ट करते हैं, कच्चे तेल को हम इम्पोर्ट करते हैं, तो कहीं न कहीं बैलेंस ऑफ पेमेंट, ट्रेड बैलेंस में हमारा प्रॉब्लम होता है। बट अगर आप लास्ट 10 साल में जो जर्नी है देश की देखो, तो अब ये स्वीट स्पॉट 80 से $90 के बीच में हो गया कच्चे तेल का, जो पहले $60-65 होता था। क्योंकि पर कैपिटा इंटेंसिटी ऑफ ऑयल कंजम्पशन हैज़ गॉन डाउन इन इंडिया एंड रिन्यूएबल्स आ गए हैं, सोलर आ गया है, विंड आ गया है, तो उसके कारण काफ़ी एक सपोर्ट मिला है। द सबसे बड़ी हाइलाइट इस बार की ये रही कि आप देखो जब कच्चे तेल वापस $100 गया अभी जस्ट 15-20 दिन पहले, रुपी नहीं हिला इस बार। एंड ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है नोट करने की, बिकॉज इस बार करेंसी इनफ्लो है, आपने डॉलर इनफ्लो है सिस्टम के अंदर, तो वो करेंसी को प्रोटेक्ट कर रहा है। एंड हमें लगता है कि नया रेंज जो कच्चे तेल का है वो 75 से 95-100 के बीच में रहेगा, बिकॉज जियो पॉलिटिक्स आपको सोने नहीं देगा, बीच बीच में आपको न्यूज डालते रहेंगे अक्रॉस द वर्ल्ड। एंड इसके कारण आपको वॉलेटिलिटी मिलेगी मार्केट में, जो आपको अपॉर्चुनिटी के तौर पर लेनी है। बट अगर आप मुझसे पूछो, $80-90 का एक नया स्वीट स्पॉट है इंडिया के लिए। अगर वो $80 रहता है तो बैलेंस ऑफ पेमेंट पॉजिटिव रहेगा। जस्ट एक आंकड़ा आप लोग के साथ शेयर करना चाहूंगा। पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बैलेंस ऑफ पेमेंट क्वार्टरली बेसिस पर देती थी, अब ये डेटा मंथली बेसिस पर अवेलेबल है। मई और जून, आप लोग सब अग्री करोगे कि सबसे चैलेंजिंग पीरियड था उस समय। कोई विजिबिलिटी नहीं थी, कच्चे तेल का दाम 100-110 डॉलर भी चला गया था, 120 भी चला गया था, एज आपने बताया। लेकिन बैलेंस ऑफ पेमेंट मई और जून में पॉजिटिव रहा। ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, बिकॉज रेमिटेंस जो $10 बिलियन अ मंथ चल रहा था लास्ट ईयर, वो $15 बिलियन हो गया। हम सबने सोचा कि लोगों की जॉब जाएगी मिडिल ईस्ट में, पैसा ट्रांसफर कैसे होगा, बट उल्टा हुआ कि लोगों को भय लगा वहां पर पैसा रखने को, और उन्होंने यहाँ देश में ट्रांसफर किया। तो रेमिटेंसेस $30 बिलियन आया 2 महीने के अंदर, प्लस एफसीएनआर का सपोर्ट आ गया है, और एफआईज की सेलिंग बिकवाली बंद हो गई है। तो ये अगर मैं सबको कंबाइन करता हूं तो मैक्रो सिचुएशन इतनी खराब नहीं है जो लोग भय कर रहे थे, और उसके कारण आप वो माइक्रो में भी ट्रांसलेट होता हुआ देख रहे हो। नहीं तो इतनी स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स अक्रॉस द बोर्ड बहुत टाइम के बाद हमने देखा है। और मैं हमेशा बोलता रहा हूं, थोड़ा महंगाई दर इंडिया में चाहिए। महंगाई दर थोड़ा जब आता है तो कॉर्पोरेट इंडिया बेहतरीन प्रदर्शन करता है, बिकॉज उसे प्राइस इन्फ्लेशन थोड़ा मिलने लगता है, जो लास्ट 3 साल से एब्सेंट था। ओके। आईटी पर क्या व्यू है पंकज जी अब, क्योंकि इस बार की आईटी की रैली थोड़ी सी टिकी है कंपेयर टू लास्ट टू रैलीज। अनुज भाई, मेरा ये क्लियर व्यू है। अगर आप याद करो, 3-4 महीने पहले आपने बताया था जब पूरी मंदी, मैं बोला एआई जरूर है, एआई एक प्रोडक्टिव गेम चेंजर है। लेकिन ये आर्ग्यूमेंट करना कि इंडियन आईटी सर्विसेज का टर्मिनल वैल्यू 0 हो जाएगा, आई थिंक वो ओवर एक्सटेंड करना था आर्ग्यूमेंट को। एंड मनी वेयर आवर माउथ इज, हमने लास्ट 2-3 महीने में अपना जो अंडरवेट हम 1.5-2 साल से चला रहे हैं, उसको एटलीस्ट न्यूट्रल की तरफ हम लेके गए हैं। कमेंट्री इतनी खराब नहीं रही है इस बार आईटी सेक्टर की। और ये जो एआई ट्रेड अनवाइंड हुआ है, उसमें आपने ग्लोबली भी देखा कि आईटी सर्विसेज जो कंपनीज थी, इंडेक्स थी, उसने मोमेंटम वापस दिखाया है ऊपर की तरफ। तो हमें लग रहा है कि स्टॉक स्पेसिफिक जाना होगा, जहां भी आपको ग्रोथ लग रहा है और वो लग रहा है कि पिवट कर पाएंगे टू द न्यू रेवेन्यू सर्विस जो एआई के तौर पर आएगी, उन पर आपको बेट लेना है। आपको ब्लाइंडली सब कंपनियों पर बेट नहीं लेना है। आई थिंक बहुत स्टॉक स्पेसिफिक रहने वाला है आईटी सेक्टर, और हमारा रुझाव मोर मिड कैप आईटी की तरफ है, जो मोर अजाइल है, और जहां हमें लगता है मिड टीन्स ग्रोथ की विजिबिलिटी डिसेंट है, वहां पर हम अपना पैसा बेट कर रहे हैं। मतलब एक हमने मंदी में एक कंपनी ली थी, मंदी के पहले, डेटाबेस और ओरेकल करके थी, वो ऊपर गया और आईटी सेक्टर नीचे गया।
क्योंकि उसको उस समय एआई के कारण मार दिया गया था, लेकिन कुछ लेना देना नहीं था। और जब नतीजे आए तो आपने देखा कि क्या है। सो आई एम जस्ट सेइंग कि आपको बहुत स्टॉक स्पेसिफिक रहना होगा इस सेक्टर में, और हमें इतनी बड़ी मंदी नहीं दिख रही है जो मार्केट बोल रहा है कि टर्मिनल वैल्यू 0 हो जाएगा। तो स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रहेगा इस सेक्टर के द्वारा। एंड जहाँ लो ग्रोथ है, जहाँ आपको लगता है 3-4% की ग्रोथ है, उसे हम अवॉइड कर रहे हैं। अच्छा पंकज जी, सिक्लिकल्स में आ, मे, मेटल्स में 2022 से लेकर 25 तक लोगों ने खूब पैसा कमाया। 2026 में एक सीरियस अनवाइंडिंग हुई इस बार, लेकिन सितंबर में हमारे सामने एक बड़ा इवेंट खड़ा है। आपके जॉब आंकड़े वीक आए थे, बट अभी वहाँ की इन्फ्लेशन की दरें आनी है यूएस में। सितंबर में फेड चेयरपर्सन क्या करेंगे? आपको क्या लगता है, कमोडिटीज़ पे, मेटल्स पे, प्रीशियस मेटल्स पे क्या इम्पैक्ट होगा? क्योंकि सबके पोर्टफोलियो का एक अंश ये होते हैं, और इवन गोल्ड से जुड़ी हमारी बहुत सारी कंपनियां होती हैं। इस पर आपका टेक क्या है? मुझे लगता है कि कमोडिटीज एक मेगा बुल मार्केट, मेगा ट्रेंड की तरफ है। एंड बीच बीच में इसमें उतार चढ़ाव आते रहेंगे, बट कहीं ना कहीं वर्ल्ड एक ट्रांजिशन कर रहा है फ्रॉम सॉफ्टर एसेट टू हार्डर एसेट्स। इस ट्रांजिशन को आप इग्नोर ना करें, बिकॉज जो जियोपॉलिटिक का एनवायरनमेंट है वो ओवरनाइट ठीक नहीं होने वाला है। एंड इसके कारण हर कंट्री इनवर्ड लुकिंग हो गई है और अपने रिसोर्सेज को शेयर करने में हिचकिचा रही। इसका आउटकम क्या होगा कि रिसोर्सेज जहां कॉन्सेंट्रेटेड हैं, वहां पर आप देख रहे हो कि प्राइसिंग इंक्रीज हो रही है। चाहे वो कॉपर बोल लो, एल्यूमिनियम बोल लो, जिंक बोल लो, रेयर अर्थ मिनरल्स बोल लो, कच्चे तेल बोल लो। एंड ये ओवरनाइट खत्म नहीं होगा, और इन्फ्लेशन और महंगाई दर आने वाले समय में एक बड़ा मेगा ट्रेंड दिख रहा है। इसके में अगर आप हार्ड एसेट्स नहीं रखोगे तो हो सकता है आप महंगाई दर में अंडर। एंड हमारा ये मानना है कि लास्ट 20-25 साल में बहुत बड़ा अंडर इन्वेस्टमेंट बैठा है, चाहे वो कॉपर में बोल लो, चाहे वो गोल्ड सिल्वर की नई माइंस में बोल लो, एल्यूमिनियम की नई कैपेसिटी में बोल लो। ओके, आई थिंक कुछ दिक्कत आ रही है। पंकज जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।